देखिए क्या है ना कि जब कोरोना में मार्केट क्रैश किया एंड वहाँ से जब रिटर्न दिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया मार्केट ने। तो उसके कारण क्या हुआ कि बाकी जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे लोगों का ना फोकस उससे हटने लग गया कि उसमें कोई इन्वेस्ट क्यों ही करे, क्योंकि सब तो स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिटर्न देगा, ऑब्वियस सा बात है, तो आप वहीं पे सोचोगे। बट हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जितने भी प्रूडेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी बड़े इन्वेस्टमेंट सम का भरोसा रखते हैं और इन्वेस्टमेंट कैपिटल उनके पास बहुत बड़ा रखते हैं जो लोग, वो लोग हमेशा ना डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। उसका एडवांटेज क्या होता है कि मान लो कोरोना के समय आप जो बोल रहे हो कि कोरोना के बाद मार्केट ने बहुत तेजी से रिकवरी दी, बट कोरोना के समय अगर किसी को पैसे का जरूरत था मार्च 2020 में या अप्रैल 2020 में, मार्केट अपने बॉटम पे थे, आप स्टॉक मार्केट में बेच सकते थे क्या? नहीं बेच सकते थे, क्योंकि इतना लो चल रहे थे स्टॉक प्राइसेस उस समय। रिलायंस 800-900 का मिल रहा था आपको, आज जो अपने 2500-2600 का देखते हैं, राइट। ITC 126-127 चला गया था, जो आज हम 450 का बात कर रहे हैं। तो आप समझो कि इतना नीचे तक चला गया था, उस समय आप बेच सकते थे क्या? बेच मजबूरी पड़ती तो बेचना ही पड़ता। इसीलिए क्या करते हैं जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े मतलब पोर्टफोलियो वाले लोग रहते हैं, वो लोग डाइवर्सिफाई करके रखते हैं कि ठीक है कहीं पे रिटर्न कम आएगा चलेगा, लेकिन चीज़ों को स्प्रेड आउट करके रखना होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ना, इसमें हम अदर एसेट क्लासेस जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मतलब सबका अपना पर्पस हो सकता है, सबका अपना रिक्वायरमेंट हो सकता है, उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से में कहाँ कहाँ आपको अच्छा रिटर्न बनता हुआ दिख सकता है। अब उसमें मैं एक दो चीज़ें और पॉइंट आउट करूँगा, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं एफडी बहुत बेकार है एंड ऑल दैट। मैं उसका बिलीवर नहीं हूँ, मैं खुद भी बहुत एफडीज करते रहता हूँ टाइम टू टाइम। उसका मेरा लॉजिक ये है कि मैंने देखा है सिचुएशन कि पैसे की ज़रूरत है और स्टॉक मार्केट में आप बेच नहीं पा रहे हो, तो अब वो वैसे पैसे का क्या करेंगे जब हम बेच ही नहीं पाएंगे, तो राइट। तो ये एक दिक्कत रहती है कि हो सकता है कि ऐसा टाइम पे जरूरत पड़ जाए जब आप ना बेच पाओ, तब उस समय ये सब एफडीज वगैरह काम आते हैं। तो अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज लेते जाएंगे, एफडीज का डिस्कशन करेंगे, लिक्विड फंड्स का डिस्कशन करेंगे, बॉन्ड्स का डिस्कशन करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का डिस्कशन कर लेंगे, फिर P2P लेंडिंग का डिस्कशन करेंगे। सारा डिस्कशन जो जो एसेट क्लासेस होते हैं सबका एक बार डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला चीज एफडी। अब जब एफडी की बात करते हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि एफडी की बात हम जब भी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, आपको ये दो तीन चीजें जान के रखनी पड़ती हैं कि कुछ कैटेगरी ऑफ बैंक्स है जो टू बिग टू फेल आरबीआई मानता है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एसबीआई आता है। इसको छोड़ के कोई भी बैंक को आरबीआई नहीं कहता है कि टू बिग टू फेल है। इसका मतलब क्या है कि आरबीआई भी ये नहीं कहता है कि बैंक्स डूब सकते हैं या नहीं डूब सकते हैं। उसने सिर्फ तीन ही बैंक को ऐसा माना है, तो मतलब बाकी सारे बैंक्स में रिस्क बराबर है। आरबीआई का जो इंश्योरेंस अमाउंट है पर पैन कार्ड पर बैंक 5 लाख रुपीज का है। तो मान लो आपके पास 5 करोड़ की एफडी है और मान लो आपने एक ही बैंक में करके रखा है और मान लो वो बैंक बंद हो गया, तो आपको इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख का ही मिलेगा। तो पहला चीज ये ध्यान रखना होगा कि आप एफडीज को स्प्रेड आउट करोगे। मान लो आपका एक अब काफी लोग बोलेंगे सर मेरे को 5 करोड़ का एफडी करना है, तो उतना बैंक कहाँ से लेके आए? ठीक है, बट स्प्रेड आउट आपको करना पड़ेगा। बट मान लो आपको 5 लाख की एफडी करनी है, तो 5 लाख को आप एक बैंक में रख सकते हो या फिर उसको भी स्प्रेड आउट कर सकते हो। उसमें क्या रहता है कि बैंक टू बैंक रेट्स अलग होते हैं, तो काफ़ी लोग डरते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम इन्वेस्ट करें या नहीं करें, क्यों जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो जैसा मैंने बताया कि हर बैंक जो आरबीआई के अंडर आएगा उसमें 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस, सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस आरबीआई ही दे रहा है। तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी करते हो तो रेट वहां पे ज़्यादा मिल रहा है, तो अप टू 5 लाख वहां पे भी सेफ है। और हर बैंक का अलग अलग रेट रहता है। प्रॉब्लम हमारे संग क्या होती है, जनरली जनरली हमारे संग ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम एफडी करना सोचते हैं ना, तो जैसे मान लो मेरा प्राइमरी बैंक एचडीएफसी बैंक है, तो मेरे को ना इंटरेस्ट नहीं आता है कि किसी और एक बैंक में 0.1% ज़्यादा अगर रेट मिल रहा है तो मैं वो 0.1% के लिए दूसरे बैंक में करूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने ही बैंक में कर लूँ। क्यों कर लेता हूँ? तो आप दूसरे बैंक में कौन अकाउंट खोलेगा, वहाँ पे एफडी करेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे डील करो, वहाँ में ट्रैक करो, ये करो वो करो, तो एक दिक्कत आती है। इसीलिए क्या होता है ना, इंसान ज़्यादा बैंक्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। जबकि रेट्स हो सकता है छोटे बैंक ज़्यादा दे रहे हो आपको, हो सकता है कि आप आपका जो मेन प्राइमरी बैंक है उसको छोड़ के जो दूसरे बैंक से वो ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट दे रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन इंसान इग्नोर करके चलता है। क्यों? क्योंकि मतलब लगता है कि 0.1% में क्या ही फर्क पड़ेगा। देखिए नहीं फर्क पड़ता है, स्टार्टिंग में नहीं फर्क पड़ता है, बट इसको अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ईयर्स कंपाउंड कर दोगे ना, तो बहुत डिफरेंस आता है। तो
मैं अभी ना बहुत सारे टूल्स वगैरह को देख रहा था, तो ये समझ में आ रहा था कि हाँ मतलब एफडी को सिंप्लीफाई, जैसे म्यूचुअल फंड्स को सिंप्लीफाई करने के लिए टूल्स हैं, स्टॉक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए टूल्स है, बहुत सारी चीज़ों का टूल्स है, एफडी को सिंप्लीफाई करने का टूल मिल नहीं रहा था मेरे को। फिर मेरे को ये एक ऐप है स्टेबल मनी बोल के, इनका वेबसाइट भी है, वेबसाइट मैंने एक्चुअली रिसर्च करते समय मेरे को मिला। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे इनके यहाँ अभी तो बहुत नहीं है प्लेटफॉर्म्स, लेकिन इनके यहाँ पे कुछ कुछ आपके पास अभी भी इनके यहाँ पे कुछ कुछ बैंक्स में एफडी का ये लोग करके रखे हैं, जहाँ पे आप चाहो तो इनके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको बहुत जगह सारे बैंक्स में आपको वो नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप देखोगे ना, तो जैसे 9.1% तक भी एक बैंक का है, तो मैंने चेक किया कि कौन से बैंक का है, तो पता चला कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का 9.1% तक का मिलता है, प्रोवाइडेड अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो उसको हटा देंगे तो वो 8.5% है। तो 8.5% भी बाकी बैंक से एफडी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, राइट। और बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, प्लस अभी ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी आपका 0.1% एडिशनल है, मतलब सीनियर सिटीजन का जो है तो है, वुमेन के लिए 0.1% एक्स्ट्रा है। और तो अगर आप वुमेन इन्वेस्टर हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहाँ पे मिल जाएगा। तो 3 ऑप्शंस अभी हैं। फिर इनकी टीम से मैंने जब बात किया तो मुझे पता चला कि ये लोग अभी और भी बैंक से टाई अप कर रहे हैं, एक्सिस बैंक ऑनबोर्ड होने वाला है, इसी तरह और सभी बैंक ऑनबोर्ड होने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे आपको ना एडवांटेज मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे ना एफडी बुकिंग 1000 रुपीज़ से भी स्टार्ट करी जा सकती है, एंड विड्रॉल्स का बहुत इजी प्रोसेस है। मतलब बेसिकली जो लॉक इन टेन्योर बहुत छोटा है, जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का मैं देख रहा था तो 7 डेज का लॉक इन ही था खाली, तो विड्रॉल भी बहुत स्मूथ है, आपके आराम से क्रेडिट आ जाता है जैसे ही, क्योंकि आप एफडी कर रहे हो, मान लो 7 दिन बाद निकालना भी है तो उतना इजीली आप निकाल सकते हो। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग रहता है, लेकिन यस आप इजीली विड्रॉल निकाल सकते हो, प्लस कोई चार्जेस नहीं लगता है इसका। तो आपका जो भी उस दिन तक कुछ भी बना है नहीं बना है, ये अपने हिसाब से कोई फीस नहीं लेते हैं। बैंक्स जो रेट आपको प्रोवाइड करेंगे, जितना इंटरेस्ट वो प्रोवाइड करेंगे, उतना आपको एज इट इज वापस मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आप एक ही जगह पे 200-300 जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो एफडी में, वो सब जगह का ना आप इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो आपको अगर कोई बैंक आपको लगता है कि ठीक है मेरे घर से थोड़ा ही दूर है, आपको इनके प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बट आपको ट्रैक करना है उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, तो आप क्या करोगे, उसका ऐप खोलो, यहाँ पे अपना बैंक सर्च करो, अपना आप वहाँ पे देख लो, तो आपको वो दिख जाएगा कि कौन सा बैंक आपको दे रहा है। तो मैंने इसका लिंक आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप इसको देख लीजिए। और मैं इनके जो दोनों फाउंडर्स हैं, सौरभ और हरीश, दोनों के दोनों आईआईटी बॉम्बे के हैं, तो मतलब फाउंडर्स भी पढ़े लिखे हैं। प्लस मैं देख रहा था एक नावी म्यूचुअल फंड से हैं, एक दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म से हैं, तो मतलब पढ़े लिखे फाउंडर्स भी हैं और थॉट प्रोसेस भी उनका अच्छा है, प्लस अच्छा सोल्यूशन भी लेके आए हैं, तो वो आप कर सकते हो। प्लस आगे चल के इनका प्लान डेट म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी आने का है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे एसेट क्लासेस पे। दूसरे एसेट क्लासेस में जैसे एफडी का, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, कि पर बैंक 5 लाख रुपीज़। फिर उसके बाद आपका, क्योंकि आरबीआई का एश्योरेंस रहता है वहाँ पे कि 5 लाख तक का आपको वो रहेगा। फिर उसके बाद आपको मतलब और सब जो क्राइटेरियाज रहेंगे कि हाँ आप स्प्रेड आउट कर सकते हो, लैटरिंग कर सकते हो, 1 साल 2 साल 3 साल की एफडीज कर सकते हो, अगर बहुत दिन के बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप 10 साल की एफडी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप देख लेना। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट एसेट क्लास में। नेक्स्ट एसेट क्लास क्या रहेगा, लिक्विड फंड। लिक्विड फंड का एडवांटेज क्या है, लिक्विड फंड का एडवांटेज ये है कि उसमें ओवरनाइट आपका रिडेम्पशन हो सकता है। मतलब आपको, अच्छा जैसे जो मैंने स्टेबल मनी का आपको बताया ना, स्टेबल मनी में भी लॉक इन नहीं है, मतलब छोटा छोटा लॉक इन आपको मिलेगा। जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 7 डेज का लॉक इन था, फिर आपका 3 मंथ्स का लॉक इन बजाज फाइनेंस में, तो बट थोड़ा थोड़ा लॉक इन मिलेगा। बट लिक्विड फंड में क्या है, आपको लॉक इन नहीं रहता है। तो लॉक इन नहीं रहता है तो क्या एडवांटेज है उसका, कि आपको एक दिन में रिडीम करना है तो आप कर सकते हो। बट जहां हम एफडी में देख रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% तक चले गए हैं, वहीं पे लिक्विड फंड में 6.85, 6.8, 6.82 लास्ट 1 ईयर का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो ये है। तो जो टॉप लिक्विड फंड्स हैं, आदित्य बिरला हो गया, महिंद्रा हो गया, यूनियन लिक्विड फंड हो गया, मेरा खुद का भी यूनियन लिक्विड फंड में ही है, तो ये 6.8% तक अभी चल रहे हैं लास्ट 1 साल का इनका अगर आप देखेंगे तो ये किसी भी एंगल से किसी बैंक से कम नहीं दे रहे हैं। अगर आपको पैसा मान लीजिए कल ही जरूरत पड़ सकता है, तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। लिक्विड फंड भी 6.8%। नॉर्मल बैंक में आप रखते हो तो आप इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हो, इसमें एक दिन का गैप लग जाता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है लिक्विड फंड में और उसमें क्या नाम है इसका, आपका जो क्या बोलते हैं इसको,
हाँ, नॉर्मल बैंक में क्या इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हो। लिक्विड फंड में क्या है, रिडेम्पशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे अगर आप डायरेक्टली इनके प्लेटफॉर्म से खरीदोगे, यूनियन लिक्विड फंड के, या फिर मतलब जो भी मतलब प्रोवाइडर है उसके प्लेटफॉर्म से खरीदोगे, तो आपको इंस्टेंट रिडेम्पशन मिलेगा। बट अगर आप किसी दूसरे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे खरीदते हो तो एक दिन का रिडेम्पशन टाइम लग जाता है, बट ठीक है, एक दिन में भी आपको आ जाता है। तो सेविंग्स बैंक में रखने से अच्छा आपको यहाँ पे एटलीस्ट हर रोज का इतना % इंटरेस्ट आ रहा है। तो लिक्विड फंड, जो लोग को भी शॉर्ट टर्म पैसा सरप्लस रहता है, लिक्विड फंड में रखना लोग प्रेफर करते हैं। तो एक हो गया आपके लिए लिक्विड फंड का ऑप्शन। फिर हम आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स का कैसा रहता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स का आपको एक एडवांटेज रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इनके ना, जैसे अभी जो इश्यूज आएंगे, तो हर समय का डेटेड रहेगा, आपका कितना तारीख को क्या डेट का बॉन्ड्स आने वाला है, वो सबका डेट रहेगा। तो अभी कैसा है कि जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहेंगे, जैसे आरबीआई का अभी जो चल रहा है वो 7.2-7.3% के भी बॉन्ड्स रह रहे हैं, तो वो भी इंटरेस्ट रेट कम नहीं है। तो वहाँ हो गया। टी बिल्स, मान लो किसी को 90 दिन के लिए पैसा रखना है, उसमें भी 7% तक आपको मिल रहा है। और कभी कभी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के भी बॉन्ड्स आते हैं, उसमें तो और ज़्यादा 1% एडिशनल रहता है। तो क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफॉल्ट नहीं करेगा, हम मान के चलते हैं कोई स्टेट गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो वहाँ पे आपको अगर वो मिलता है तो बैक्ड बाई गवर्नमेंट 7% रिटर्न मिल रहा है, क्या खराब है। लिक्विड फंड अगेन बैक्ड बाई आरबीआई रेगुलेशन, बैक्ड बाई सेबी, वहाँ पे 7% क्या खराब है। एफडी 7 to 8%, कहीं कहीं केसेस में 8.5-9% भी है, तो क्या खराब है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी साल आपको स्प्रेड आउट करके रखना पड़ेगा। तो मान लो आपको स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, मान लो 12% 13% स्टॉक मार्केट से मिल रहा है, कुछ पोर्शन में कम भी इंटरेस्ट आएगा ना, जिस दिन जरूरत पड़ेगा तो इस दिन यही सब पैसे कम आएंगे। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद आपके पास एक आता है P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए जहाँ पे आप मतलब 1000 रुपीज़ डिपॉजिट से भी स्टार्ट कर सकते हो, और ये डेली 12% अप टू 12% देने का प्रॉमिस करते हैं। तो मैं भी जनरली मोबीक्विक एक्स्ट्रा में मैं करता हूँ खुद, तो वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप चाहें तो देख लीजिएगा। तो मान लीजिए आप 5-7 हज़ार रुपये रख देते हैं ना उसमें, तो आपको समझ में आता है कि हाँ ठीक है, इंटरेस्ट कुछ कुछ डेली क्रेडिट हो रहा है। तो मान लो किसी ने 10,000 रुपये रखे हैं, डेली बेसिस पर उसको 3-3-3.5 रुपये इंटरेस्ट क्रेडिट होते रहेगा, तो वो 12% अप टू मिल जाता है। बट ये रहता है कि इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, इसलिए इसमें रिटर्न ज़्यादा है। रिस्क क्या ज़्यादा है कि मान लो ये लोग क्या करते हैं, आपसे पैसा लेके किसी को लोन देते हैं, अब वो लोन आपका जो ले रहा है वो डिफॉल्ट कर गया, तो ऑल्दो एज ए प्लेटफॉर्म ये लोग नहीं चाहेंगे कि डिफॉल्ट हो, बट हो ही सकता है ना, इसलिए रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है। तो इस तरह के भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रिटर्न देते रहते हैं। इनको छोड़ के फिर गोल्ड बीज हो गए, गोल्ड वगैरह में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब गोल्ड वगैरह में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट 12-13% का बनता है। हिस्टोरिकली निफ्टी का रिटर्न भी 12 से 13% ही रहा है। तो ये सारे एसेट क्लास ना एट द एंड जो रिस्क फ्री एसेट्स हैं वो आपको 6 to 8% दे रहे हैं। जो रिस्कियर एसेट्स हैं, गोल्ड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, P2P लेंडिंग हो गया, वो सब ऑलमोस्ट 12-13% देते हैं। तो बेसिकली क्या है, जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड, लो रिस्क लेस रिवॉर्ड। तो हमें जो भी पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए 35% ऐसा फंड रखें जो लेस रिस्की हो, मतलब एफडी हो गया, लिक्विड फंड हो गया, इस तरह का जिसमें रिस्क ना के बराबर हो। एंड उस आप इस तरह का देख सकते हो, जैसे P2P लेंडिंग हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, थोड़ा रिस्कियर एसेट्स है, इसमें रिटर्न जो आपका बनता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। तो रिस्कियर एसेट में यूजुअली 65% पोर्शन करना चाहिए। 1:3 का रेशियो लोग ग्लोबली मान के चलते हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स 1 रखिए तो 2/3 रखिए आप रिस्कियर एसेट क्लास। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरे लोगों को शेयर करिएगा सो दैट अवेयरनेस बढ़े। और जाते जाते याद दिला दूंगा, स्टेबल मनी को चेक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से उन लोगों ने ऐप बनाया है, अच्छा ऐप बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।